बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब प्रॉपर्टी ड्राइवर खुशामदीद कहते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी जो कि B17 में काफ़ी अरसे से रिहायशियों की परेशानियों को दूर करने में, उनके मसले मसाइल को दूर करने में अपना किरदार अदा कर रही है। और क्योंकि अब इलेक्शन भी सर पे आ चुके हैं तो आज हम मोहम्मद नवाज लाली साहब के साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त इन इलेक्शंस में खड़े हैं। तो उनके रिहाइश गाह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उनसे मैंने टाइम मांगा और इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि इस वक्त जो रिहाइशियों के लिए जो तंजीम काम कर रही है वो कैसे इफेक्टिवली काम कर रही है और आगे इसके बारे में जो तफसीलात हैं वो हम लाली साहब से पूछते हैं। तो बहुत शुक्रिया लाली साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो आप थोड़ा RWC के बारे में हमें बताएं कि क्या है और ये कैसे काम करती है। RWC जिसका मतलब है कि रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी, ये B17 के नहीं बल्कि मल्टी के जितने भी सेक्टर्स हैं जिसमें B17 है, F17 है और E11 है और ROS है, उन सब की एक नुमाइंदा तंजीम है जो मल्टी के रिहायशियों के मसाइल को देखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनके लिए मुसलसल काम करती है। तो इस दफ़ा हमने मल्टी मैनेजमेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है और उस सिलसिले में हमने हिस्ट्री में पहली दफ़ा अपना पैनल खड़ा किया है, पूरा पैनल जो कि 9 अफराद पर मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह हम भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी ने यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं। नेचरली जो काम करने होते हैं, जो पेमेंट्स करनी होती हैं, जो मसाइल करने होते हैं वो तो मैनेजमेंट कमेटी ने करने होते हैं, लेकिन वेलफेयर कमेटी का मकसद ये है कि वो एरियाज जो इग्नोर हो रहे होते हैं, जो रेजिडेंट के मसाइल मैनेजमेंट तक पहुंच नहीं सकते, उनको उजागर करना, उनको उठाना और दीगर जो सर्विसेज के महकमे हैं उनसे काम करवाना। U10 का B17 के रिहायशियों को बहुत बड़ा मसला था और इसका किस तरीके से लाली साहब ने अपनी क़यादत में किस तरह उसको हल किया, NHA के साथ बैठ के, उसके बारे में हमें जरा बताएं। कि यहाँ पिछले 8 साल से U-टर्न नहीं बन रहा था तो हमने जद्दोजहद करके उस U-टर्न को सिर्फ मल्टी से पैसे लिए बगैर बनवाया, बल्कि NHA ने खुद पेमेंट की और 1 करोड़ रुपया तकरीबन उस पर खर्चा हुआ है और U-टर्न बन गया। और आज इस वक्त मल्टी के रिहायशी जो हैं आराम सुकून से वो वहाँ से टर्न लेते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। मल्टी क्लब इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जो कि पिछले 8-9 साल से तकरीबन तैयार पड़ा था, उसका 20-30% काम रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तकमील को पहुंचाया और अब जो ही नई मैनेजमेंट कमेटी आएगी उसका टेंडर हो जाएगा और यहाँ के रिहायशी जो हैं उस से फायदा उठा सकेंगे। B17 में प्राइवेट स्कूल तो बहुत है लेकिन सरकारी स्कूल की अशद ज़रूरत है, उसके बारे में आप बताएं कि क्या सोसाइटी की इस फोरम पे आपने क्या इसके लिए अमली इक़दाम किए हैं। चूँकि स्कूल तो प्राइवेट बहुत ज़्यादा हैं और उनकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिक ज़रूरत जो होती है आम आदमी के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल की होती है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में मॉडल स्कूल्स होते हैं, ई स्कूल बनते हैं, उनमें बहुत क्वालिफाइड टीचर होते हैं, उन गवर्नमेंट अच्छे मराद देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करके B17 और F17 के लिए स्कूल्स का PC1 अप्रूव करवाया और उसको महकमा तालीम से वेट करवा के हमने उसको फिनांस में भिजवा दिया। लेकिन बदकिस्मती से इस साल चूँकि गवर्नमेंट फिनेंशियल मसाइल का शिकार है, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं दिया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि हम इंशाअल्लाह अगले साल ये स्कूल भी बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। B17 में अगरचे प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हमेशा जरूरत होती है, उसके बारे में आप बताएं क्या इक़दाम किए गए हैं आप लोग। सेहत के मसाइल हैं, आम आदमी चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, गुर्बत और मसाइल का शिकार है, तो यहाँ हम ये चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जो कि सब के लिए उसमें अप्रोच मुमकिन हो और मिनिमम फीस में गरीब आदमी का इलाज हो। B17 में RLNG का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया है। आप लोगों ने इस पर क्या काम किया है और क्या पेशरफ्त है उसके बारे में लोगों को बताया। आपने जिस तरह RLNG के मुतालिक सवाल किया है, बड़े ही परेशानी की बात थी। हमारे ABC के अलावा बाकी जितने सेक्टर्स हैं, D है, E है, F है, वहाँ पे गैस के चार्जेस LNG के नाम पे तकरीबन 10 गुना ज्यादा चार्जेस दिए। जहाँ मैंने ये देखा कि मेरा बिल 1000 रुपये आता है
तो वहाँ जो ई ब्लॉक में रहने वाला बंदा है उसका बिल 10,000 या 20,000 रुपए आता है। तो ये बड़ी परेशानी की बात थी। रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी ने इस केस को टेकअप किया ओगरा के साथ, ओगरा से केस जीता, फिर ओगरा उसमें हाई कोर्ट में चली गई, रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी वहां भी पहुंची। अब हमारा ये केस जो है वो हाई कोर्ट में पड़ा है। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर है, हमने अच्छा वकील किया हुआ है। तो हमारी ये कोशिश होगी, रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी की ये कोशिश होगी कि एक ही पाइपलाइन से हम गैस लेते हैं, तो ये इतना तजाद और इतना जुल्म जो है गरीब आवाम के साथ क्यों हो रहा है। इंशाल्लाह इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। टायर बर्निंग का एक जो मसला है ये बहुत अरसे से है और इसका हमने देखे काफी इम्पैक्ट जो है कम होना शुरू हो गया। इसके बारे में बताएं कि क्या आपने जद्दोजहद की, उसमें कहाँ तक कामयाबी हासिल? बहुत ही बर्निंग इशू है और उसमें टायर बर्न किए जाते हैं। इत्तेफाक से ये लफ्ज भी मिल गया। यहाँ असफाल्ट प्लांट हैं और टायर बर्निंग फैक्ट्रीज हैं और हमारे ए ब्लॉक के रेजिडेंट जो खास तौर पे उससे परेशान हैं, क्योंकि जब वो चलता है तो लोग कार्बन और इस तरह के जो जहरीले ज़र्रात हैं वो इनहेल करते हैं। और हमारे बुजुर्ग वहाँ जो पहले ही थोड़ा बहुत बीमार होते हैं या फेफड़ों की बीमारी का शिकार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतनी बुरी स्मेल होती है, ना यहाँ के रिहायशी उसके लिए खिड़की खोल सकते हैं, ना वॉक के लिए जा सकते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी ने रिहायशियों के साथ मिलके उसके लिए बहुत सारे काम किए, उसको अदालतों से केस जीते, ट्राइब्यूनल से केस जीते, EPA से मुज़ाकरात किए और उसको 3-4 दफ़ा मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके सील करवाया। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये खुशी है कि उसमें 2 असफाल्ट प्लांट वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं और इंशाअल्लाह 1-2 जो बाकी रहते हैं उसके लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो भी खत्म हो जाएंगे। मार्बल फैक्ट्रीज का जो शोर है वो बी ब्लॉक के लोगों को बहुत मुतासिर कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है, उसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? मार्बल फैक्ट्रीज का फैसला जो कि बी ब्लॉक के 35, 70 और 40, 80 वाले एरिया में साथ उनका पूरा एरिया बना हुआ है, मार्बल फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। इनका केस भी RWC की कोशिशों से हमने अदालत से विन कर लिया और अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कहा कि इनको शिफ्ट करें और किसी मुनासिब जगह पे, तो उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके पीछे हम लगे हुए हैं और एक न एक दिन हम इंशाल्लाह उसको भी शिफ्ट करवा जाएंगे। 2017 के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं आप उसको कैसे देख रहे हैं और आप इंशाल्लाह जब इंतखाब होता है आपका तो उसको कैसे आगे बेहतर बना सकते हैं? फेंस का मसला था, बी ब्लॉक के एरिया में फेंस लगवाई गई जो 1.5 किलोमीटर थी तकरीबन, उसमें NHA ने रुकावटें डाली तो हमने NHA से मिलके उसको रिजॉल्व करवाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एरिया सारा जो है वो कवर हो चुका है, फेंस लग चुकी है। F ब्लॉक में बहुत मसाइल थे, चोरियां हो रही थी, वहाँ फेंस लग गई है, वहाँ सिक्योरिटी टावर्स बन गए हैं और वहाँ और भी दीगर उनके जो इश्यूज हैं गैस के और गलियों के और सड़कों के, उसको भी हम देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है पिछले दिनों तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी का इशू जो है वो बर्निंग इशू था। मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि सबसे पहली हमारी खसूसियत यह है कि हम यहाँ के रिहायशी हैं, हमें यहाँ के असल मसाइल का अंदाज़ा है, अदराक है और हमें पता है कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और इनको एड्रेस हमने रिहायशियों के तावन से करना है। सिक्योरिटी में सबसे जो अहम इशू होता है वो होता है कि सारे लोग एक पेज पे हों, सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो और हमारा सबके साथ कोऑर्डिनेशन है, हमारे हर सेक्टर में नुमाइंदे हैं। हम इंशाअल्लाह मैनेजमेंट आए तो हम सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे और सबसे पहले तो हम B17 और दीगर सेक्टर्स को प्रॉपर सील करेंगे। उनमें जहां जहां रास्ते बने हुए हैं, जहां से लोग एंटर होते हैं और बाहर निकलते हैं, उनको बंद करेंगे, प्रॉपर सील करेंगे, ई-टैग सिस्टम को राइज करेंगे और सिक्योरिटी के हमारे पास बेतहाशा लोग हैं, हम ये यकीनी बनाएंगे कि जो लोग इधर उधर काम करते हैं वो लोगों की सिक्योरिटी पे मामूर हों और वो प्रॉपर इन चीज़ों को ध्यान दें और हम सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और इन पोजीशनों पे और ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत और ट्रेंड लोगों को लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि यहाँ लोग अमन और सुकून से और सिक्योर तरीके से रह सकें। B17 में D ब्लॉक, F ब्लॉक और बहुत सारे ब्लॉक्स में जो नॉन पोजेशन, C ब्लॉक में भी मसले मसाइल हैं। नॉन पोजेशन एरिया के हवाले से बताएं, बहुत ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या उसके ऊपर हालात है और आपकी क्या हिकमत अमली है? मुझे कुछ वफूद मिले हैं
जिसमें तकरीबन मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है क्योंकि हमारी अप्रोच एक्सेस नहीं है वहाँ तक, नॉन पोजेशन एरियाज हैं ख़ास तौर पे डी ब्लॉक में, और वो कोई 600-700 लोग हैं और साल से वो बेचारे इस इंतज़ार में हैं कि हमने एक प्लाट लिया था, हमने ख्वाब देखा था घर बनाने का, तो उनको कोई मसला नहीं हल हो रहा, वहाँ पेंडिंग है कितने, एक मेरा ख्याल है एक पूरा डिकेड तकरीबन 8-10 साल से कुछ लोग जो हैं वो बैठे हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक वादा करता हूँ RWC के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हमें वहाँ के ज़मींदारों के लैंडलॉर्ड्स के पैर भी पकड़ने पड़े तो हम इंशाल्लाह ताला उनसे ये ज़मीन लेके तो नॉन पोजेशन एरिया को पोजेशन एरिया में बदलेंगे और इन मसाइल को हम हल करेंगे ताकि हमारे जो रिहायशी हैं उनके दीरीना मसाइल हल हो सकें इंशाअल्लाह ताला। 2017 में पानी के बारे में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, बाहर से लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पानी के मसले मसाइल हैं, उसके हवाले से आप बताएं कि अमली इक़दामात आप क्या कह रहे हैं उसके लिए। एक जो नेशनल लेवल का मसला है और B17 का भी ज़ाहिर है वो मसला है, वो है पानी का मसला। मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि B17 में टैंकर तो बना दिए गए, टैंकियां बना दी गई, लेकिन पाइपलाइन पानी के लिए नहीं बिछाई गई। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त तक हमें ज़मीन से पानी मिल रहा है, लेकिन गर्मियों में जगह जगह मसाइल आते हैं। उसके लिए हमने इंशाअल्लाह ताला ये प्लान किया है कि हम और ज़्यादा ट्यूबवेल लगाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, और गाजी बरोथा डाइम से एक पाइपलाइन हमने CDA से अप्रूव करवा दी है। B17 का नाम उसमें नहीं था। रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी ने अपनी जद्दोजहद से, हमारे कुछ दोस्तों ने जिनमें चौधरी मोहसिन आज़ाद का बहुत रोल है, उन्होंने मिल के हमें सपोर्ट किया और गाजी वाली लाइन से इंशाअल्लाह ताला जब भी वो लाइन यहाँ से गुजरेगी तो B17 को पानी मिलेगा। हम ट्यूबवेल लगाएंगे, जहाँ जहाँ पानी मुयस्सर है, ज़्यादा पानी मुयस्सर है वहाँ ट्यूबवेल लगाएंगे और अपनी पानी की लाइनों से हर सेक्टर और ब्लॉक को हम इंशाल्लाह पानी प्रोवाइड करेंगे। और पानी की हार्वेस्टिंग का सिलसिला हम शुरू करेंगे कि बोर करेंगे, हर घर में 1-2 बोर होंगे और बारिश का पानी जो है वो नीचे जाएगा और वो वाटर लेवल जो है उसको बेहतर करेगा और रिहायशियों को इंशाल्लाह पानी की सहूलतें मुयस्सर रहेंगी। RWC बुनियादी तौर पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही, क्या वजह, क्या मुहर्रिकात थे जो आप लोग RWC का इलेक्शन लड़ने पे मजबूर हुए? तो रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी एक हकीकी नुमाइंदा तंजीम है जो रेजिडेंट की है, जो रेजिडेंट की नुमाइंदगी करती है। तो इसी सिलसिले में रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी ने इस दफा मल्टी मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन में जाने का फैसला किया कि ताकि हम अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रेजिडेंट की वेलफेयर कर सकें। उसकी वजह यह है कि बिल्डर्स आते हैं, वो सेक्टर्स की तामीर करते हैं, ज़मीनें बेचते हैं और मामलात ख़त्म करते हैं। उसके बाद असल मामलात शुरू होते हैं जब वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, रिहायशियों की तादाद बढ़ती है, तो वहाँ फिर मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से अब B17 में मारगला एवेन्यू मुकम्मल होने के साथ जो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने के बाद सारी ब्रांड्स आ रही हैं, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं। उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी ने कोशिश की है कि एक रिहायशियों का प्रॉपर रिहायशियों का एक पैनल बनाया जाए, जिसमें E11 को भी हमने नुमाइंदगी के लिए कहा और हमारे साथ हैं कुछ लोग वहाँ से भी, और F17 भी हमारे साथ है। हम इंशाअल्लाह मल्टी के तमाम सेक्टर्स का ख्याल रखेंगे और हमने जो पैनल बनाया है उसमें माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और वो प्रॉपर रिहायशियों की नुमाइंदगी करते हैं। हम तमाम रिहायशियों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए अपने रिहायशी पैनल को सपोर्ट करें और वोट दें। और एक दिन है अगरचे रमज़ान में है इलेक्शन, हमने कोशिश की कि इसको रमज़ान के बाद करवाएं, लेकिन हम ऐसा करने में शायद कुछ कानूनी मजबूरियां थी, क्योंकि जो कानून है उसमें 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन का होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये रमज़ान के बाद नहीं हो सकते थे। हमने कोशिश बहुत की है, तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि 9 अप्रैल को सारे लोग निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और अपने साथी रिहायशियों को इलेक्शन जितवाएं भारी अक्सरियत से, ताकि वो यहाँ हों
आपके साथ हों, शाम को आपके साथ वॉक करते हों, आपके दुख सुख में शरीक हों और आपके मसाइल को एड्रेस कर सकें। इसके साथ साथ हमने जो रियल एस्टेट बिरादरी है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन सब ने हमारे साथ इत्तेहाद किया है और हम इंशाअल्लाह उनके साथ मिल के उनको साथ लेके चल रहे हैं। वो सारे के सारे मेजॉरिटी रियल एस्टेट बिरादरी जो है वो हमारे साथ है। हमने अपने ग्रुप के नाम में भी उनको शामिल किया है और वो इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे और हम उनके मफादात का और वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट बिरादरी में भी बहुत ज़्यादा लोग रिहायशी हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, मल्टी के सेक्टर्स में रहते भी हैं और रियल एस्टेट का काम भी करते हैं। तो उनका डबल रोल है। मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी बात को, हमारे पैगाम को समझा और हमारे साथ देने का वादा किया है। मैं उन सब का मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह मुझे ये यकीन है कि हम इन लोगों के साथ मिलके मल्टी के मफादात का, मल्टी के मुस्तकबिल का ख्याल रखेंगे और इंशाअल्लाह इस बेहतरीन सेक्टर को मज़ीद बेहतरीन बनाएंगे और इसके लिए काम करते रहेंगे।